नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, ग्रेटर टूनव द्वीप किस जल निकाय में स्थित है? इन विच वाटर बॉडी इज द ग्रेटर टूनव आइलैंड लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेट ऑफ हरमुज। ओमान और ईरान के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ हरमुज फारस की खाड़ी अरेबियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। न्यूज़ में अभी क्यों है? ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव बढ़ गया है जब मोरक्को में छठे अरब रूसी सहयोग मंच में जारी एक संयुक्त बयान को लेकर फारस की खाड़ी में 3 विवादित द्वीपों पर ईरान के दावों को चुनौती दी गई। इस विवाद में रणनीतिक हरमुज जलडमरू मध्य में 3 द्वीप शामिल हैं। कौन कौन से? ग्रेटर टूनव, लेसर टूनव और अबू मूसा। ईरान का दावा है कि ये द्वीप प्राचीन काल से ही फारसी राज्यों का हिस्सा रहे हैं, जब तक कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन पर ब्रिटिश का कब्जा नहीं हो गया। देश में सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क कुदुमश्री का संबंध किस राज्य से है? कुदुमश्री द लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG नेटवर्क इन द कंट्री बिलोंग्स टू विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। कुदुमश्री की स्थापना वर्ष 1997 में केरल में की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा नियुक्त कार्यबल की सिफारिशों के बाद गरीबी उन्मूलन एवं महिलाओं को सशक्त बनाना था। अभी न्यूज में क्यों है? कुदुमश्री मिशन के कुल 504 सदस्यों ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए चवित्तू नाटकम प्रदर्शन में भाग लिया। यह एक नाटक शैली है जिसका मध्य केरल के तटीय जिलों में प्रदर्शन किया जाता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का चयन वर्ष 1956 में किया गया था, जिसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया था। यह बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह सिमलीपाल कुलडीहा हथगर हाथी रिजर्व का भी हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से जाना जाता है। अभी न्यूज में क्यों है? भारत सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया है कि भारत में 10 ब्लैक टाइगर मेलिनिस्टिक बाघ हैं, जिनमें से सभी विशेष रूप से इसी बाघ अभयारण्य में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति पेंटोइया टैगोरी की खोज किस राज्य में की गई है? इन विच स्टेट हैज ए न्यू स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया पेंटोइया टैगोरी बीन डिस्कवर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की खोज की है जो कृषि पद्धतियों को बदल सकती है। इन्होंने प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम पेंटोइया टैगोरी रखा। पेंटोइया टैगोरी बैक्टीरिया जीनस पेंटोइया से संबंधित है, जो एंट्रोबैक्टीरियासी परिवार का हिस्सा है। पेंटोइया बैक्टीरिया को जल, मिट्टी, मनुष्य, पशु और पौधों सहित विभिन्न वातावरणों से पृथक किया जा सकता है। पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। यह अभयारण्य पोंग बांध झील यानी महाराणा प्रताप सागर के आसपास स्थित है, जो ब्यास नदी पर पोंग बांध के निर्माण के कारण बना एक मानव निर्मित जलाशय है। पोंग बांध भारत का सबसे ऊंचा अर्थफिल डैम है और इसका निर्माण वर्ष 1975 में किया गया था। अभी न्यूज में क्यों है? केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हाल ही में एक मसौदा अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यदि आप 70वीं बीपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का PDF कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था, जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल। 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए, जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा। और 30 से बढ़ करके ये टैली चला गया है 45। और इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए हमने NCERT का कोर्स लॉन्च किया है और असली धमाका होगा 2024 में। तीनों कोर्स मिला करके 70वीं बीपीएससी में हमारा टैली का टारगेट है 120, यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है
और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों, इन एग्जाम्स में एम्पियन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल का, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 पीडीएफ के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल के 12 पीडीएफ मिलेंगे, हर एक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा, कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एम्पियन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू बीपीएससी और यूपीएससी स्टाइल वाले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एम्पियन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स 70वीं बीपीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के एनसीईआरटी और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। स्लिम चंद्र मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? स्लिम लूनार मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा का स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन 25 दिसंबर को चांद की कक्षा में पहुंच गया। 7 सितंबर को लॉन्च किया गया यह मिशन हकुटो आर मून मिशन एक निजी वाणिज्यिक उद्यम के वर्ष 2023 की शुरुआत में विफलता के बाद जापान के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के दूसरे प्रयास को चिन्हित करता है। स्लिम, जिसका वजन 190 किलोग्राम है, सटीक प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है जिसका लक्ष्य अपने लक्ष्य स्थल भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सिनोली क्रेटर के 100 मीटर के भीतर छूना है। वर्ष 2023 में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में हुई है? इन विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ टाइगर अकर्ड इन द ईयर 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। एक गैर लाभकारी संगठन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अनुसार 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु रिकॉर्ड 204 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 52 मौतें हुई है। भारत के शीर्ष बाघ राज्य मध्य प्रदेश में 45 मौतें हुई है। तीसरे नंबर पर रहा है उत्तराखंड, जहां पर 26 मौतें दर्ज की गई है। ध्यान में रखिएगा कि बाघों की आबादी भारत में 2018 में 2967 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है? 3167। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? हु वन द वीमेंस सिंगल्स टाइटल एट द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनमोल खरब। गुवाहाटी में आयोजित सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में हरियाणा के अनमोल खरब ने पंजाब की तन्वी शर्मा को हराकर महिला एकल का खिताब जीता। पुरुष एकल का खिताब गैर वरीयता प्राप्त चिराग सेन ने चौथी वरीयता प्राप्त थारुण एम को हराकर जीता। नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द नामदफा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। यह उद्यान मिशमी पहाड़ियों की दफा बम रेंज तथा पटकाई रेंज के मध्य स्थित है। न्यूज में अभी क्यों है? नामदफा नामक उड़ने वाली गिलहरी 42 वर्षों तक लापता रहने के बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर से सामने आई है। नामदफा उड़ने वाली गिलहरी का आखिरी वर्णन 1981 में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में नामदफा टाइगर रिजर्व में पाए गए एकल प्रजाति के आधार पर किया गया था। भारत के किस हवाई अड्डे ने यूनेस्को के प्रिक्स वर्साय 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं? Which airport in India has won 2 prestigious awards at UNESCO's Pritzker
वर्साई 2023। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केम्पागोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु के इस हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 ने हाल ही में यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में 2 प्रतिष्ठित मान्यताएं प्राप्त की है। इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया है और प्रतिष्ठित इंटीरियर 2023 के लिए विश्व विशेष पुरस्कार हासिल किया है। पाकिस्तान के आम चुनाव में सामान्य सीट से नामांकन करने वाली पहली हिंदू महिला कौन बन गई है? हु हैज बिकम द फर्स्ट हिंदू वुमन टू फाइल नॉमिनेशन फ्रॉम जनरल सीट इन द जनरल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सवीरा प्रकाश। डॉक्टर सवीरा प्रकाश पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले से पाकिस्तान के आम चुनाव 2024 में सामान्य सीट से नामांकन करने वाली पहली हिंदू महिला बन गई है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय से आम चुनाव के लिए नामांकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने वाली यह बुनेर जिले की पहली महिला है। इनके पिता ओम प्रकाश एक सेवानिवृत्त डॉक्टर हैं जो पिछले 35 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे। शतरंज टूर्नामेंट चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ चेस टूर्नामेंट चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डी गुकेश। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी गुकेश ने हमवतन पेंटाला हरिकृष्णा को ड्रॉ पर रोककर खिताब जीता। इस टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगैसी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अर्जुन और गुकेश दोनों ने इस टूर्नामेंट को 7 में से 4.5 अंकों पर समाप्त किया। गुकेश ने टाई ब्रेक पर यह टूर्नामेंट जीता है। किस देश ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक with effect from January 1st, 2024? The right answer is option number D, अंगोला। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी देश अंगोला 2007 में ओपेक का सदस्य बना था। इससे पहले 2020 में इक्वाडोर और 2019 में कतर इस संगठन से बाहर निकल चुके हैं। ओपेक एक अस्थायी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। 12 सदस्य देशों का वैश्विक तेल उत्पादन में अनुमानित योगदान है 30%। भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल तथा यूवी स्पेक्ट्रम बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना है। इसे सितंबर 2015 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C30 द्वारा लॉन्च किया गया था। न्यूज में भी क्यों है? एस्ट्रोसैट ने एक अल्ट्रा हाई चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटर के साथ एक नए और अद्वितीय न्यूट्रॉन तारे से चमकीली मिलीसेकेंड एक्सरे विस्फोट का पता लगाया है। भारत की पहली AICT के रूप में किस शहर को विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? Which city has been announced to be developed as India's first AICT? The right answer is option number B, लखनऊ। ग्रैंड व्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में वैश्विक AI मार्केट का आकार $137 बिलियन आंका गया था। नवाबों का शहर के नाम से मशहूर लखनऊ अब AI शहर के रूप में जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की राजधानी लखनऊ को AI शहर के रूप में विकसित करने की मंजूरी दे दी है। नोएडा पहले से ही IT के केंद्र के रूप में उभरा है। इसी की तर्ज पर अब लखनऊ जैसे टियर 2 शहरों का भी विकास IT हब के रूप में किया जा रहा है। हाल ही में लॉन्च किए गए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? हु हैज मैन्युफैक्चर्ड द रिसेंटली लॉन्च्ड स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मझगांव डॉक लिमिटेड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसे नौसेना में शामिल किया गया। INS इम्फाल पहला वारशिप है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है। इसका डिजाइन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए किस नदी पर 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू 6 लेन ब्रिज ऑन विच रिवर टू कनेक्ट दीघा एंड सोनपुर इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गंगा नदी पर मौजूदा दीघा सोनपुर रेल और सड़क पुल के पश्चिमी किनारे के समानांतर 4.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल और EPC मोड पर बिहार राज्य में पटना और सारण जिलों
जो कि नेशनल हाईवे 139W के अंतर्गत आता है, में दोनों तरफ इसके पहुंच मार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी। परियोजना की कुल लागत रहने वाली है 3064 करोड़ रुपये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में स्थित ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू ओपन द कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन ऑकलैंड, लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने से भारत का राजनयिक पदचिन्ह बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत की बढ़ती वैश्विक भागीदारी को देखते हुए भारत का राजनयिक प्रतिनिधित्व सुदृढ़ होगा। इससे भारत के रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने और ऑकलैंड में भारतीय समुदाय का बेहतर ढंग से कल्याण कर पाने में भी सहायता होगी। इस वाणिज्यिक दूतावास के 12 महीने की समय सीमा के भीतर खोले जाने और पूरी तरह से चालू हो जाने की संभावना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संसद में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य पर सबसे अधिक वित्तीय बोझ है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड इन पार्लियामेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट फाइनेंशियल बर्डन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। इसका कारण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत का 25% राज्य द्वारा वहन करने जैसे मापदंड हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुमान के अनुसार केरल ने अन्य राज्यों की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास पर सबसे अधिक खर्च किया है। पिछले 5 वर्षों में राज्य ने नेशनल हाईवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर 5,580 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 फॉर हिंदी लैंग्वेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संजीव। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। नीलम शरण गौर के उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी को अंग्रेजी भाषा में और सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेव की अमराई को उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इस बार पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्य में 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना शामिल है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पुरस्कार के रूप में कितने रुपये प्रदान किए जाते हैं प्रत्येक विनर को। भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन इन विच रीजन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक क्षेत्र। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने आर्कटिक में स्वालबार्ड के नॉर्वेजियन द्वीप समूह के अंदर नाई-एलुसुंड में स्थित देश के आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को आरंभ किया। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट आर्कटिक क्षेत्र में पहले शीतकालीन भारतीय अभियान में भाग लेगा। पहले बैच में मेजबान राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR, IIT मंडी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM और रमन अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ता शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज द इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव 2023 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और गीता संगोष्ठी का उद्घाटन किया। 7 से 24 दिसंबर तक आयोजित किया गया यह कार्यक्रम। असम इस कार्यक्रम में मुख्य राज्य भागीदार है। अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार मनुष्यों द्वारा याक को पालतू बनाने का पहला साक्ष्य कहाँ पाया गया? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी, वेयर वाज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ याक डोमेस्टिकेशन बाय ह्यूमंस फाउंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र। मनुष्यों द्वारा याक को पालतू बनाने का पहला साक्ष्य चीन में तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के शन्नांग प्रांत के एक कस्बे बांगगा में पाया गया। ब्रह्मपुत्र नदी शैनन से होकर बहती है, जो भूटान और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यह अध्ययन बांगगा के भीतर पालतू याक तथा टॉरिन मवेशियों के सह अस्तित्व पर प्रकाश डालता है। प्रवेश परीक्षा के लिए स्व मूल्यांकन परीक्षण और सहायता साथी पोर्टल का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है? सेल्फ असेसमेंट टेस्टिंग एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स साथी पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, IIT कानपुर। उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से पोर्टल साथी शुरू किया है। पोर्टल का उद्देश्य प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जो
जी नीट और विभिन्न राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग तथा अन्य परीक्षाओं जैसी प्रतिस्पर्धी शिक्षा में भाग लेने का इरादा रखता है। जी और अन्य इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का समर्थन करने के लिए जी का 45 दिनों का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह क्रैश कोर्स अंग्रेजी समेत 5 भाषाओं में उपलब्ध है। चलिए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। गलत उत्तर चुनना है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1951 को की गई थी, नहीं 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अध्याय 4 का अनुच्छेद 123 इसकी स्थापना और संविधान का वर्णन करता है, नहीं 124 अनुच्छेद इसकी स्थापना और संविधान का वर्णन करता है। AI आधारित पोर्टल सुपेश इससे संबंधित है, यह सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, केवल 1 और 2 गलत है। अभी न्यूज में क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 के दौरान मामलों के निस्तारण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो इस अवधि के दौरान दर्ज मामलों की संख्या से अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी से 15 दिसंबर 2023 के बीच 52,191 मामलों का निस्तारण किया, जबकि इसी अवधि के दौरान 49,191 मामले दर्ज किए गए थे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। गलत उत्तर चुनना है। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, गलत है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है, सही है। देश और मौसम जलवायु सेवाएं प्रदान करने के 100वें वर्ष की शुरुआत से पहले इसे एक नया लोगो मिला है। 100वें नहीं बल्कि 150वें वर्ष की शुरुआत हो गई है और नया लोगो मिला है। तो सही जवाब क्या होगा? गलत उत्तर है केवल 1 और 3, 2 सही है। नारंगी और हरे रंग के मिश्रण में नया लोगो वर्तमान लोगों के साथ अंकित संख्यात्मक 150 को दर्शाता है, जो भारतीय मानसूनी हवाओं को भारत के ऊपर से गुजरते हुए दिखाया गया है। गेलुफू स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गेलुफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। सही उत्तर चुनना है। भूटान के राजा ने इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर को बनाने की योजना की घोषणा की है, बिल्कुल सही है यह। इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा, यह भी सही है। इसकी सीमा भारत में अधिकतर पश्चिम बंगाल से लगेगी, नहीं इसकी सीमा भारत में अधिकतर असम से लगेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला आर्थिक गलियारा होगा। भारत सरकार ने गेलेफू तक पहली भारत भूटान रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सहमति व्यक्त की है। यह रेलवे लाइन असम तथा पश्चिम बंगाल में सड़क मार्गों एवं सीमा व्यापार बिंदुओं से भी जुड़ेगी, जो अंततः भूटान को म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया व सिंगापुर तक पहुंच प्रदान करेगी। ट्री एम्बुलेंस पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्री एम्बुलेंस इनिशिएटिव। गलत उत्तर चुनना है। इसे साल 2022 में लॉन्च किया गया था, नहीं इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। दिल्ली में ट्री एम्बुलेंस के पहले चरण का उद्घाटन किया गया, गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा चेन्नई में ट्री एम्बुलेंस के पहले चरण का उद्घाटन किया गया था। इस पहल का प्रस्ताव चेन्नई स्थित पर्यावरणविद के अब्दुल गनी द्वारा किया गया था, जिन्हें ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो गलत उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अभी न्यूज में क्यों है? दिल्ली नगर निगम MCD के बागवानी विभाग द्वारा दिल्ली में अपने ट्री एम्बुलेंस का विस्तार करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक मौजूदा संख्या को 3 गुना करके 12 करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सही उत्तर चुनना है। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स जनवरी 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही। छठा संस्करण जनवरी 2024 में तमिलनाडु में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही। तमिलनाडु मौजूदा चैंपियन है, नहीं महाराष्ट्र है मौजूदा चैंपियन। पिछले 5 संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए थे। छठा संस्करण 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में आयोजित किया गया। शुभंकर मैस्कोट का नाम क्या है? वीरा मंगई वेलु नाचियार। महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण पदक, 48 रजत और 53 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहकर अपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स खिताब का बचाव किया। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सारे
आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्राइब्यूनल। सही उत्तर चुनना है। इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। सही है। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। यह भी सही है। अनुच्छेद 323B अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण से संबंधित है। यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम AIR कमोडोर NK शर्मा 2023 मामले में स्पष्ट किया है कि अपने शासी कानूनों के सख्त मापदंडों के तहत काम करने वाले न्यायाधिकरण सरकार को नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस सवाल पर विचार कर रहा था कि क्या सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT सरकार को जज एडवोकेट जनरल के पद को भरने के लिए एक नीति बनाने का निर्देश दे सकता था। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।